हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ लॉ। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं और 18/5 को इसका प्रिलिमिनरी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। इसी रेफरेंस में हम लोग अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जी छत्तीसगढ़ के जितने भी माइनर लॉज हैं उन सबको हम वन बाय वन करके डील करेंगे। उसी सीरीज में आज हम लोग जो पहला एक्ट डील कर रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। वर्ड बाय वर्ड हम लोग इसको पढ़ेंगे, जितना प्री के लिए इम्पोर्टेंट है सारे फैक्ट्स देखेंगे। ये लेक्चर करने के बाद आपको प्री में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। ये इसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बस एक पेन और कॉपी उठाना है और अपने नोट्स बनाते हुए ये लेक्चर कंप्लीट करना है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। छत्तीसगढ़, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पहले एमपी का ही स्टेट था, एमपी का ही एक पार्ट हुआ करता था, और 2000 के अंदर एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत छत्तीसगढ़ एमपी से अलग कर दिया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने अपना रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया। इससे पहले ये एमपी से ही गवर्न होता था, एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट से। सो अब रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है, ये इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है, कोई भी किसी चीज़ के प्रोविज़न जानने से पहले उसका मोटिव क्या है, उससे हम लोग गवर्न क्या करते हैं, मकसद क्या उसमें पूरा हो रहा है, क्या ड्यूटीज़ हैं उसकी, वो एक्ट कहना क्या चाह रहा है, ये हमको पहले जानना चाहिए। तो छत्तीसगढ़, जैसा कि नाम से लिख रहा है रेंट कंट्रोल एक्ट, तो ये उस टेनेंसी और लैंडलॉर्ड के रिलेशन को बताता है। जैसा कि हम लोग कहीं भी किसी भी जगह रहने जाते हैं, हमको ज़रूरत क्या पड़ती है, कहीं भी रहने जाओ, किसी भी स्टेट में वर्क करने जाओ, किसी भी सिटी में वर्क करने जाओ, या तो हमारा खुद का घर होगा या हम कहीं पर रहने जाएंगे। अगर हमारा खुद का घर होता है तो हम लोग लैंडलॉर्ड के फेज में होते हैं, और अगर अगर हम लोग कहीं किसी के यहाँ रहने जाते हैं तो हम लोग एज अ टेनेंट एक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये इसी लैंडलॉर्ड और टेनेंसी के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, ये रिलेशनशिप स्मूथली रन करे, ये प्रोविजंस हमको कहाँ से मिलते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट से। अब अगर कोई, जैसे सपोज मेरा कोई घर है, उसको मैंने टेनेंट को दिया, अब वो कई साल से वहाँ रह रहा है, और पता चले कल को जाके वो उस पर क्लेम कर ले, तो ये सारी चीज़ें ना हो। या मैंने किसी को रेंट पे घर दिया, अब मैं वो रेंट ही नहीं दे रहा है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, रेंट ही नहीं आ रहा है, तो मेरा घर को रेंट पे देने का पर्पस क्या था, कि उससे रेंट आएगा सपोज, और मैंने ले रखा था लोन, उसकी रेंट जो आएगा उससे किस्तें जाती रहेंगी। अब जब पर्पस ही नहीं पूरा हो रहा है, रेंट ही नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के जो टेनेंट्स होते हैं इनको हैबिचुअल बोला जाता है, हैबिचुअल डिफॉल्टर, जो कि सेक्शन 24 में गिवन है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के। तो ये ऐसे डिफॉल्टर्स होते हैं जो 3 महीने से ज़्यादा, 1 साल के अंदर कंटिन्यूएशन में रेंट नहीं देते। इनको इविक्शन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई भी टेनेंट है तो मैं उसको लिए जाके रेंट कंट्रोलर के पास जाके अप्लाई कर सकता हूँ कि इसको यहाँ से हटाया जाए। तो इसी टाइप के जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, अच्छा खासा जो केओस डेवलप होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। उस ट्रिब्यूनल का नाम है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर एक अथॉरिटी है जो है रेंट कंट्रोलर की। अब ये रेंट कंट्रोलर ही वो पर्सन है जो यहाँ पे जितने भी केसेस होंगे उसको सुनेगा। अगर कोई भी केस ऐसा है जो रेंट कंट्रोलर ने सुना और उसके अगेंस्ट कोई इशू क्रिएट होता है, अपील करनी है, तो वो अपील कहाँ लाई होगी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में लाई होगी। तो इसी टाइप का ये वन बाय वन हम लोग ये पूरे स्टोरी को ब्रेक डाउन करेंगे इस एक्ट में। सब तो किस किस चीज़ का रिलेशन है, ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, जो कि किसी प्रेमाइस से रिलेटेड होगा। अगर वहाँ पे रेंट क्या होगा, ये भी बात करता है ये एक्ट। रेंट वो चीज़ होती है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की बहुत प्यारी चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। रेंट क्या होता है, रेंट सीधे सीधे वही होता है जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने डिस्कस कर लिया, कि सपोज ये घर है, इसका रेंट है आज से 5,000 रुपये, दोनों ने डिस्कस कर लिया, रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट सीधी सी बात कहता है कि जो भी टेनेंसी क्रिएट होगी वो रिटर्न एग्रीमेंट पे होगी, और ये मैंडेटरी होगा, और इस बारे में बात करता है सेक्शन 4। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम अपना एक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट जो पूछे ही जाते हैं, हर स्टेट में पूछे जाते हैं, आप भी नहीं आज तक समझ पाए, कि ये जान के कौन सा कितना अच्छा जज बन जाएगा कि ये एक्ट कौन सा एक्ट नंबर है।
एक्ट नंबर 19 2012 का। उसके बाद प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दी? प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दी है 5 अक्टूबर को। उसके अलावा गवर्नर की एसेंट मिली 23 मई 2011 में। एनफोर्समेंट डेट इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछी भी जा चुकी है, ये है 6 नवंबर 2012। तो प्री में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये चारों फैक्ट्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। एक्ट नंबर कौन सा है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का? 19 ऑफ 2012। प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? 5 अक्टूबर 2012। गवर्नर की एसेंट कब मिली? 23 मई 2011। एनफोर्समेंट कब है इसकी? 6 नवंबर 2012। फर्दर हम लोग बात करते हैं इसका प्रियम्बल क्या कहता है। इसका प्रियम्बल सिर्फ इतनी सी बात करता है कि ये जो एक्ट बना है ये एडजुडिकेट करने के लिए जो मैटर्स हैं relating between rent by a tribunal and to promote leasing of accommodation by balancing the interest of landlord and tenant। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशंस को बैलेंस करते हुए एकोमोडेशन के रिलेशन में, एकोमोडेशन मतलब वही जो प्रेमाइसेस है, जो घर है, उसी में ही उसको रेगुलेट करना, ये इसका एक्ट का जो है बेसिक मकसद है। ये इसका प्रियम्बल बताता है। ऑब्जेक्ट क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पूछे इसका, तो ऑब्जेक्ट है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट बाय अ ट्रिब्यूनल। जो भी मैटर्स रिलेट करेंगे रेंट से, उसको एडजुडिकेट कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। और प्रमोट करेगा लीजिंग ऑफ एकोमोडेशन। लीजिंग ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है जो घर को किराए पे दिया जाएगा। बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन को बैलेंस करते हुए। तो वर्ड बाय वर्ड हम लोग इस पूरे एक्ट को इसी तरीके से डिकोड करेंगे। हमारा सेक्शन 1 क्या बात करता है? बहुत ही सेलेक्टिव सेक्शंस हैं इस एक्ट में, बहुत छोटा सा एक्ट है और बहुत हर सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग हर सेक्शन लगभग लगभग ऑलमोस्ट कवर करेंगे ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ छूटे नहीं। सो लेट्स पहला स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 जो है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या होगा? छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। एक्सटेंट इनिशियली केवल म्यूनिसिपल एरियाज में हो रहा था, बट लेटर इसको एक्सटेंड कर दिया गया बाकी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में। कमेंसमेंट कहाँ पे है इसकी? ये जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कमेंसमेंट का, ऑफिशियल गैजेट में आया था। एकोमोडेशन सेक्शन 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 2 में ही लगभग लगभग हमारी सारी डेफिनेशंस गिवन, और ये एक ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चन हर बार प्री में आता ही आता है। उसमें भी एकोमोडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एकोमोडेशन जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि एकोमोडेशन क्या? कोई भी घर। तो डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी? एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, वेदर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल, लीज्ड आउट बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, इंक्लूडिंग open space, staircase, ground, garden, garage, and all facilities forming the part of the agreement. Any land not used for agriculture purposes। बेसिकली कहना क्या चाह रही है डेफिनेशन? ये डेफिनेशन कहना चाह रही है अगर आपने कोई भी घर किसी को रेंट पे दिया है, तो उस घर से रिलेटेड आगे गार्डन है, वो भी उसी एकोमोडेशन का पार्ट होगा। कोई गराज है, वो भी उसी एकोमोडेशन का हिस्सा होगा। छत है आपकी, वो भी उसी एकोमोडेशन का हिस्सा होगी। स्टेयर केस हैं, सीढ़ियाँ हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने घर दिया, फर्स्ट फ्लोर का घर है, सीढ़ियाँ आप कह रहे हैं एक्सेस नहीं करने देंगे, तो ये सब नहीं होगा। क्योंकि अगर स्टेयर केस यूज़ नहीं करने देंगे तो आदमी छत पे जाएगा कैसे, अपने घर में जाएगा कैसे? उसका फर्स्ट फ्लोर का मकान है। तो यहाँ पे एकोमोडेशन की डेफिनेशन ये सब डिफाइन करती है कि ओपन स्पेस कोई भी हो गई, छत हो गया, स्टेयर केस हो गया, ग्राउंड हो गया, गार्डन हो गया, गैराज हो गया, या और जो भी फैसिलिटीज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, वो सब क्या होंगी? एकोमोडेशन। प्री में क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? प्री में आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा कि एकोमोडेशन कौन से सेक्शन में दिया गया हुआ है? वो दिया गया हुआ है 2K1 में। दूसरा क्वेश्चन जो उसने मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है कि कौन सा जो पार्ट है वो एकोमोडेशन में नहीं आता है। तो जो भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पार्ट होगा वो हमारा एकोमोडेशन में नहीं आता है। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा जा चुका है, 2017 में भी पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। ऑप्शन में दे देंगे, ऑप्शन ए ओपन स्पेस, बी ग्राउंड, सी गार्डन,
डी एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा एग्रीकल्चर पर्पसेस। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन एग्रीमेंट की बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर ऊपर से देखना है कि अ रिटन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। रेंट एग्रीमेंट हम लोग सब बनवाते हैं, अगर टेनेंसी में रह रहे हैं तो अपने लिए बनवाया होगा, लैंडलॉर्ड है तो अपना टेनेंट के लिए बनवाया होगा, या अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो कभी ना कभी इन सब चीज टर्म से हम लोगों का पाला पड़ता रहता है। तो रिटर्न एग्रीमेंट वही होता है जिन जिन शर्तों पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट राजी होते हैं कि इतना रेंट होगा, ये चीज़ें होंगी, इतने बजे ये करना होगा, बस वही एग्रीमेंट जो है उसी को बोलते हैं। सेक्शन 2 के 2 में डिफाइंड है। डिस्ट्रिक्ट क्या हुई? एज डिफाइंड अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। 1959 छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर जो एरिया डिफाइंड, जो चीज़ डिफाइंड है वही है डिस्ट्रिक्ट। हैबिचुअल डिफॉल्टर वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिचुअल डिफॉल्टर को लेके प्री में डायरेक्ट सेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा, इसके डेफिनेशन से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी भी सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अ टेनेंट हु विद इन 12 मंथ्स फेल्स टू पे अ रेंट ऑन 3 और मोर ओकेजन्स एज पर द एग्रीमेंट। एक साल के अंदर भैया उसने नहीं दिया रेंट 3 बार, फेल हो गया कि आज इस महीने किराया नहीं है मेरे पास, इस महीने किराया नहीं है मेरे पास, इस महीने किराया नहीं है मेरे पास, वो आ गया भैया हैबिचुअल डिफॉल्टर में। तो ये होता है हमारा कौन? हैबिचुअल डिफॉल्टर। कहाँ डिफाइंड है? 2-4 में। 2-5 में बात हुई है लैंडलॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इस एक्ट के लिए। इस एक्ट के लिए दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है लैंडलॉर्ड और एक है टेनेंट। टेनेंट जो टेनेंसी की बात हुई है हमारी इस एक्ट के अंदर और टेनेंट के बारे में बात हुई है वो 2-4, वो दो सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में। लैंडलॉर्ड की बात हुई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में। इसको हम लोग रिलेट करके याद करें तो दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी। सेक्शन 214 मतलब 4+1 5, वो हो गया टेनेंट और 5 में खुद ही लैंडलॉर्ड है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड क्या बात करता है? लैंडलॉर्ड कौन होता है? अ पर्सन रिसीविंग और एंटाइटल टू रिसीव रेंट। मेरा घर है, मैं रेंट लेने के लिए सक्षम हूँ। सपोज किसी एक्स बंदे का घर है और वो कहीं बाहर रहता है, मैं इस सिटी में रह रहा हूँ, उसका घर यहीं है, वो मुझसे कहता है कि भैया ये आपका घर, ये मेरा घर है, ये आप टेनेंसी पे मैंने चढ़ा दिया है, आप इससे रेंट कलेक्ट कर सकते हो। तो इस केस में मैं क्या हो गया? मैं भी लैंडलॉर्ड हो गया। तो अ पर्सन रिसीविंग और एंटाइटल टू रिसीव रेंट, लैंडलॉर्ड ने मुझको क्या किया है? एंटाइटल कर दिया है रेंट रिसीव करने के लिए, तो मैं भी हो गया लैंडलॉर्ड। अ पर्सन रिसीविंग और एंटाइटल टू रिसीव रेंट वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, उसके अकाउंट पे, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के बिहाफ पे। कोई भी ट्रस्टी है, कोई भी ट्रस्ट बना हुआ है, उसके जो ट्रस्टी हैं वो उसके रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, गार्जियन है, रिसीवर हैं, अपॉइंट कर दिया। सीपीसी में हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की, कोई भी रिसीवर अपॉइंट है। तो इस टाइप के ये जितनी भी लोग हो गए ये सब क्या होंगे? लैंडलॉर्ड होंगे, जो भी एंटाइटल होंगे रेंट के लिए इफ द एकोमोडेशन वाज लेट आउट। रेंट पे चढ़ाया, तुम एक्स पर्सन है, ये रेंट लेने के लिए एप्लीकेबल है, चाहे लैंडलॉर्ड हो चाहे ना हो, तो ये हो गया लैंडलॉर्ड। उसके बाद म्यूनिसिपल एरिया, बिल्कुल डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम लोग ऊपर ऊपर से बस इतना देख लें। डिफाइंड कहाँ पे? छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट। नोटिफिकेशन, एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट में गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन देगी उसको नोटिफिकेशन कहा जाएगा। बेसिक सी बात है। सेक्शन नंबर क्या है? एक नज़र बस देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान इन पे नहीं देना है। सेक्शन 8 ओल्ड एक्ट, इसका मतलब है जो छत्तीसगढ़ का पुराना एक्ट था, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, उसको हटा के जो रिपील किया गया है। यहाँ पे ओल्ड एक्ट का मतलब उसके बारे में बात हो रही है। 9 में रेंट है, ये अपने में इम्पोर्टेंट है काफ़ी। द कंसिडरेशन पेएबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड फॉर अकोमोडेशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी लेक्चर स्टार्ट करते टाइम भी बताया था कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई मसला है ही नहीं। यहाँ पे रेंट कितना होगा, कैसा होगा, जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने डिस्कस कर लिया वही है। कितना परसेंट क्या, कोई भी हिमाचल की तरह या एमपी की तरह यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, सीधा सा पॉइंट है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो डिस्कस हुआ वही है रेंट। गिवन कहाँ पे है? 2-9 में।
रेंट कंट्रोलर इसमें सबसे अथॉरिटी होती है जो कि सारे डिस्प्यूट देखेगी अंडर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो रेंट कंट्रोलर क्या है? द ऑफिशियल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 7 में अपॉइंट किया जाता है रेंट कंट्रोलर। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। सेक्शन 2(11) में दिया गया है रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट होती है सेक्शन 6(1) में। इनके जो ये सब सेक्शन है, 6 है, सेक्शन 7 है, इससे प्री में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ही यही है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल यहाँ पे। रिपील्ड एक्ट का मतलब क्या है? वही जो हम लोगों ने अभी बात करी, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 पार्शली रिपील्ड अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 1। सोशल न्यूसेंस सेक्शन 2(13) बात कर रहा है सोशल न्यूसेंस की। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 2(13) क्या बात कर रहा है? सोशल न्यूसेंस क्या होती है? सीधे सीधे इतना ही कह रहा है जो कि मेंशन कर रखी है सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4। अ टेनेंट हु फ्रीक्वेंटली मिस यूजेज द एकोमोडेशन टू कमिट एक्ट्स मेंशन्ड इन सीरियल 10 ऑफ शेड्यूल 4। तो अगर हम लोग शेड्यूल 4 चेक करें तो शेड्यूल 4 के सीरियल 10 में क्या दिया हुआ है? वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। इससे रिलेटेड फिलहाल तो अभी तक प्री में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आता भी है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्या है, सपोज क्या पॉइंट्स दे रखे हैं? वो पॉइंट्स ये हैं कि जैसे कोई भी टेनेंट है, वो ड्रंक है, ड्रंक होके घर में नौटंकी कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस फैला रहा है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है घर में, लेट नाइट को नॉइजी गैदरिंग कर रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो हमको खुद से ही समझ में आता है कि अगर हम लोग कहीं रह रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ें जो न्यूसेंस क्रिएट कर सकती हैं, वो सब सोशल न्यूसेंस के अंदर आएंगी। तो जैसे स्टोर कर दिया उसने कोई हैजार्डस या ऑफेंसिव स्मेलिंग मटेरियल, तो ये सब जो है हमारा सोशल न्यूसेंस में आएगा। फर्दर हम लोग बात करें तो सेक्शन 214 में टेनेंट है और 25 में क्या था? लैंडलॉर्ड था। तो टेनेंट कौन सा पर्सन हुआ? अ पर्सन लायबल टू पे रेंट, जो रेंट देने के लिए लायबल है वो होगा टेनेंट, इंक्लूडिंग वन हु कंटिन्यूज इन पोजीशन आफ्टर टेनेंसी टर्मिनेशन। अब पता चला कि एक्स की टेनेंसी जो थी वो 12 महीने तक की, 11 महीने तक की थी, बट 11 महीने कंप्लीट होने के बाद वो बंदा घर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। टेनेंट ने उससे कई बार कहा, वो लैंडलॉर्ड ने उससे कई बार कहा कि भाई घर खाली कर दो, उसने टेनेंसी टर्मिनेट नहीं करी। वो वहाँ रहता रहा, पता चला नेक्स्ट मंथ भी रहा, उसके बाद भी रहा, और वो रेंट भी दे रहा है। तो वो इन पोजीशन में कंटिन्यू है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। तो ऐसे बंदे को भी टेनेंट माना जाएगा, अनलेस इवेक्टेड बाई अ डिक्री और ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। या तो उसको इवेक्ट ना कर दिया गया हो, या फिर इस एक्ट के अंदर रेंट कंट्रोलर द्वारा ऑर्डर ना दे दिया गया हो। अगर टेनेंट की डेथ हो गई, उस सिनेरियो में क्या, कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? टेनेंट की जगह पे फैमिली रह रही होगी, तो जो उसका रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में अकेले तो रह नहीं रहा होगा, अकेले रह रहा होगा तब की तो बात अलग है। लेकिन अगर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में पूरी फैमिली रह रही है, तो जो भी उसके साथ सर्वाइविंग स्पाउस है, एक्स रह रहा था तो उसकी वाइफ, सन, डॉटर, मदर और फादर, इफ दे वर ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विद द टेनेंट, अगर वो टेनेंट के साथ रह रहे थे तब तो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन पे टेनेंसी जो है उनके नाम पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर कॉमर्शियल एकोमोडेशन है तो भी सेम सिनेरियो होगा, जो भी सर्विंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर और फादर, इफ दे वर ऑर्डिनरली कैरिंग ऑन बिजनेस विद द टेनेंट। पहले वाले केस में क्या था? ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विद टेनेंट। दूसरे वाले केस में क्या है? ऑर्डिनरली डूइंग बिजनेस विद द टेनेंट। तो टेनेंट ओवरऑल अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो टेनेंट कौन हो गया? टेनेंट वो पर्सन हो गया जो रेंट देने के लिए लायबल होगा, वो कंटिन्यू करता है। अगर टेनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो गई उसके बाद भी वहाँ पे रह रहा है, उसे या तो डिग्री के द्वारा या फिर इस एक्ट में ऑर्डर के द्वारा निकाला जाए, तभी उसको टेनेंट नहीं माना जाएगा। अगर टेनेंट की डेथ हो गई, सपोज आज मर गया, उसके घर में उसका परिवार था, तो उसके परिवार में जो उसके सर्वाइविंग स्पाउस हैं वो टेनेंसी उनके नाम पे कंटिन्यू हो जाएगी। अगर सन है तो सन, डॉटर है डॉटर, मदर है या फादर है, इनमें से कोई भी हैं तो उनके नाम पे टेनेंसी अगली शिफ्ट हो जाएगी। अगर वो लोग उसके साथ रेसाइड करते हैं, ये हो गया अगर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है। अगर कॉमर्शियल अकोमोडेशन है तब भी सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर या फादर, बट
ये इस केस में वो उसके साथ बिजनेस कर रहे हो तब तो ये लोग जो होंगे ये कंक्लूड हो जाएंगे, उसके टेनेंसी जो है उनके नाम पे शिफ्ट हो जाएगी। फर्दर एग्जेम्पशन, अब एग्जेम्प्ट क्या करता है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेक्शन 3 में पहली बात तो बात करी गई है किसकी, एग्जेम्पशन की। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट, गवर्नमेंट ओन्ड एकोमोडेशन, जो गवर्नमेंट की एकोमोडेशन है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। उस प्लस जो डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्डिंग्स बनाता है, ये कॉरपोरेशंस के लिए बिल्डिंग्स होती हैं उनकी फैमिलीज़ को रहने के लिए, ये सब जो हैं वो सब यहाँ से एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। या तो फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करी है, वो भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, प्री में इससे पूछा नहीं गया, बट ओवरऑल जब इस एक्ट में सेक्शन ही 14 दिए गए हैं तो कोई भी ऐसा सेक्शन ना हो जो हम लोग देखें ना, कोई ऐसा पता चला प्री में क्वेश्चन आ जाए जो पहले कभी नहीं पूछा गया। तो 14 सेक्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आराम से सारे देखते हुए चलते हैं, सब कवर कर लिया जाएगा। आपको बस पेपर पेन लेके बैठना है और ये सारे नोट्स पॉइंटर अपने बनाते हुए चलिए, ताकि क्विक रिवीजन जो आप एग्जाम से पहले 17 तारीख को रिवाइज करना होगा जल्दी जल्दी, तो 10 मिनट के अंदर पूरा एक्ट आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि केवल एक एक्ट तो है नहीं। सो सेक्शन 4 क्या बात करता है, टेनेंसी एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने में ये। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है, ये मैंडेटरी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, दिया बहुत कुछ है। टेनेंसी एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, ये मैंडेटरी है छत्तीसगढ़ के अंदर। रिटर्न एग्रीमेंट इज कंपलसरी, ये ओवरराइड करता है सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टीपीए का सेक्शन 107 बात क्या करता है जिसको ये ओवरराइड कर रहा है, तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है लीजेस हाउस मेड सेक्शन 107 बात करता है। इसके अंदर ये है कि अगर कोई भी लीज जो है वो 1 साल या 1 साल से ऊपर की है तब तो उसे हम लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के द्वारा करवाएंगे, अदरवाइज वो ओरल भी हो सकती है। बट सेक्शन 4 बात क्या करता है कि नहीं, ये सब गलत है, चाहे वो एक दिन की भी टेनेंसी बना रहे हैं। अगर एक दिन की भी टेनेंसी है तब भी वो कैसी होगी, वो रिटर्न होगी, ये कंपलसरी है। तो बस इतना ही हम लोगों को यहाँ पे जानना है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें सेक्शन 5 क्या बात करता है, रेंट एज एग्रीड। अब सेक्शन 4 में हम लोगों ने बात की है टेनेंसी कौन सी होगी, मैंडेटरी होगी, कैसी, रिटर्न होना। 107 टीपीए का ओवरराइड करता है, ओवरराइड करता है मतलब 107 टीपीए में क्या है कि अगर 1 साल से ऊपर की टेनेंसी है, लीज बनाया गया है या फिर 1 साल तक की है, तभी वहाँ पे हमको रिटर्न रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना है, वरना ओरल हो सकती है। लेकिन सेक्शन 4 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 4 बात कर रहा है कि नहीं, एक दिन की भी टेनेंसी क्रिएट हो रही है तो आपको बनाना ही होगा, रिटर्न में मैंडेटरी है। सेक्शन 3 क्या बात करता है, एग्जेम्पशन की। 2 क्या बात कर रहा है, डेफिनेशन की। डेफिनेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको कौन सी बताई, 2(1) एकोमोडेशन, 2(5) लैंडलॉर्ड, 2(14) टेनेंट की बात कर रहा है। उसके अलावा हैबिचुअल डिफॉल्टर किस में दे रखा है, 2(4) में। कौन सा होगा हैबिचुअल डिफॉल्टर, वो डिफॉल्टर होंगे जो सेक्शन जो 1 साल तक 12 महीने के अंदर 3 बार या 3 बार से ज़्यादा रेंट टाइम पे पे ना करें, उनको बोलेंगे हैबिचुअल डिफॉल्टर। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा एक्ट जो है कंसोलिडेट करेंगे अपने माइंड में, ताकि हमको याद रहे, और प्लस छोटे 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 पॉइंटर बनाएंगे ताकि क्विक रिवीजन किया जा सके। सेक्शन 5 क्या बात कर रहा है, रेंट एज एग्रीड। तो रेंट पेबल शैल बी एग्रीड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। रेंट जो एग्री किया जाएगा वही पे किया जाएगा, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है वही जो है रेंट पेबल होगा। रेंट शैल नॉट इंक्लूड चार्जेस फॉर एमिनिटीज विच मे बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली। अब जैसे मेरा घर है, अब हम लोगों ने बात किया कि आपको ये वाला टाइल्स चाहिए, अब हमने रेंट के लिए बात हुई थी टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, कुछ एमिनिटीज़ थी जो सेपरेटली बातचीत हुई थी, अब हमने वो लगवा दिया, अब इसको रेंट में नहीं माना जाएगा, ये सेपरेटली बात हुई है, ये एमिनिटीज़ सेपरेटली दी गई हैं, इसको रेंट के चार्ज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर ये एग्री किया गया होता तब तो एक बात अलग थी। रेंट अगर रेंट एग्रीड है, जैसे कि एक तारीख से 1 तारीख तक, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 जनवरी का जो जनवरी का रेंट है वो 1 फरवरी को दिया जाएगा, ये पहले से एग्रीड है।
अगर ये एग्रीड नहीं है तब तो फिर 1 जनवरी का जो 1 जनवरी का नहीं सॉरी जनवरी का जो रेंट है वो कब दिया जाएगा, 15 फरवरी को। हर महीने की 15 तारीख को पिछले महीने का रेंट दिया जाएगा, अगर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अगर मेंशन किया गया है तो जिस डेट में मेंशन किया गया है उस डेट में आप वो रेंट देंगे। तो सेक्शन 5 बात करता है रेंट एज एग्रीड। सेक्शन 6 क्या बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। मैंने आपसे बात किया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहाँ दिया गया है, तो वो दिया हुआ है सेक्शन 6 के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी क्या, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को, विद इन 30 days ऑफ द कमेंसमेंट अंडर आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार प्री में ये भी पूछा जा चुका है कि कौन से आर्टिकल की बात करी जा रही है यहाँ पे, वो है आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Further, the tribunal will be adjudicate dispute regarding rent, tenancy, right, title, obligation of landlord and tenant। कुल मिला के टेनेंसी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, टेनेंट का राइट क्या है, लैंडलॉर्ड के राइट क्या है, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, रेंट इतना था नहीं दिया, ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं ये सारे कौन सॉल्व करेगा, कहाँ सुने जाएंगे, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर। Matter related to the property transfer and title dispute shall be dealt with under relevant laws by the court। ये जो रिलेटेड मैटर्स हैं ये सुने जाएंगे रेलिवेंट लॉज के अंदर, इस एक्ट के अंदर नहीं सुना जाएगा। चेयरमैन कौन होगा, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और अ सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। कोई भी रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज चेयरमैन बन सकता है, या फिर सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो। सुपर टाइम स्केल मतलब जो इनका पे स्केल होता है, कितने पे स्केल पे है ये उसकी बात की गई है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेंबर्स वो होंगे जो प्रिस्क्राइब करे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बनाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के 30 दिन के अंदर अंडर आर्टिकल 323B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया जाएगा। फर्दर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन प्री में आता ही आता है। उसके बाद जो भी मैटर प्रॉपर्टी ट्रांसफर या डिस्प्यूट से रिलेटेड होंगे वो इस एक्ट में कवर नहीं होंगे। वो कहाँ कवर होंगे, वो वहाँ कवर होंगे जो भी रेलिवेंट लॉज होंगे उनके अंतर्गत। चेयरमैन कौन होगा, रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज या फिर डीजे जो कि सर्विंग हो या रिटायर्ड हो। इसके मेंबर कौन कौन बनेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा वो सब लोग इसके मेंबर बनेंगे। रजिस्ट्रार एन ऑफिस नॉट बिलो, रजिस्ट्रार इसका कहाँ पे होगा, एन ऑफिस रजिस्ट्रार कोई भी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज क्लास 1 और डिप्टी सेक्रेटरी। जुरिडिक्शन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस आप नजर मार लीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका, रायपुर में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर बात करी गई है कहाँ पे, सेक्शन 7 में। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 और मोर ऑफिसर्स नॉट बिलो द कलेक्टर। ये प्री में पूछा जा चुका है कि नॉट बिलो द डिप्टी कलेक्टर। जो रेंट कंट्रोलर होगा वो नॉट बिलो द डिप्टी कंट्रोलर कलेक्टर होगा एज अ रेंट कंट्रोलर्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। रेंट कंट्रोलर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 7 में बात किया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। डायरेक्ट सेक्शन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। फर्दर सेक्शन 8 क्या बात करता है, सेक्शन 8 बात करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पावर एंड फंक्शन क्या होंगे, इसके इंश्योरिंग द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल इंक्लूड इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग एपेलेट अथॉरिटी होगी रेंट कंट्रोलर के अगेंस्ट में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक्सरसाइजिंग पावर सिमिलर टू दोज ऑफ हाई कोर्ट अंडर द रिपील्ड एक्ट। द ट्रिब्यूनल हैज कंटेम्प्ट पावर। अगर किसी ने कंटेम्प्ट किया ट्रिब्यूनल में तो ट्रिब्यूनल उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट दे सकती है, एक्शन ले सकती है, ये ट्रिब्यूनल की पावर होगी। प्रॉपर फंक्शनिंग देखेगी, एपेलेट अथॉरिटी होगी, कंटेम्प्ट की पावर होगी किसके पास, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास। दिया कहाँ है, सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 क्या बात करता है, अब हमने
रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात कर लिया। अब उसके अंडर की जो अथॉरिटी है कंट्रोलर, रेंट कंट्रोलर, वो कहाँ पे दिया गया हुआ है? सेक्शन 9 के अंदर। काफ़ी सिस्टमेटिक इसमें एक्ट में सेक्शन दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी याद करने में। रेंट कंट्रोलर फंक्शंस क्या क्या हैं? रिकंसिलिंग डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में सेटलमेंट करवाएगा। सिक्योरिंग राइट्स एंड इन्फोर्सिंग ऑब्लिगेशन, इस एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं वो उनको सिक्योर करेगा और एनफोर्स करेगा ऑब्लिगेशंस। कुछ ऑब्लिगेशन हम लोग देखेंगे शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 4 में लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन है, टेनेंट के ऑब्लिगेशन है, उन सबको इंश्योर कराएगा कौन? रेंट कंट्रोलर। एनफोर्सिंग ऑब्लिगेशन अपॉन लैंडलॉर्ड और टेनेंट, प्रोसीडिंग मस्ट बी completed within 6 months from the respondent first appearance, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है ये, कि प्रोसीडिंग कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में कोई केस आया है, फर्स्ट अपीयरेंस से 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। सेक्शन 10 क्या बात करता है? सेक्शन 10 बात करता है प्रोसीजर फॉर रेंट कंट्रोलर एंड ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये बताया गया है सेक्शन 10 में। सीपीसी के प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, बट नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत ही इनका प्रोसीजर होना चाहिए। पावर इनके पास जो है वो सिमिलर है किसके? सिविल कोर्ट के। समन भेज सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं विटनेस को ओथ पे, डिस्कवरी कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, कोई भी डिसीजन जो है उसको रिव्यू कर सकते हैं, इशूइंग कमीशन इशू करा जा सकता है, डिसमिसिंग पिटीशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग एक्सपार्टी, एक्सपार्टी भी डिसाइड किया जा सकता है मैटर। सेटिंग असाइड एक्सपार्टी और डिफॉल्ट डिसमिसल ऑर्डर, एक्सपार्टी पहले डिसाइड किया गया, अपोजिट पार्टी आई, उसने बताया कि ये मैटर था, हम नहीं इस वजह से आ पाए, तो वो एक्सपार्टी ऑर्डर जो है वो भी सेटिंग असाइड किया जा सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी ऑन रिकॉर्ड लाया जा सकता है। तो ये सारी पावर जो है सिमिलर है सिविल कोर्ट की तरह, किसके पास? रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल के पास। कहाँ मेंशन है? सेक्शन 10 के अंतर्गत मेंशन है। नो एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डेड रीजन, और फर्दर कोई भी एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा बिना रिटन एप्लीकेशन के, और रिकॉर्ड किए जाएंगे रीजन। प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, इनको क्या माना जाएगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। सेक्शन 193, 228 और 196 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत, एंड सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत। फर्दर सेक्शन 11 हमारी क्या बात करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। जो ये सारे अब ऑर्डर हो गए, अब ये ऑर्डर हो गए, इनको एग्जीक्यूट भी तो कराना होगा, तो उस प्रोसेस के वो बता रहा है हमारा सेक्शन 11। एग्जीक्यूशन कराने में कोई दिक्कत है, पता चला कि टेनेंट को बोला कि इतना रेंट दे दो, अब वो रेंट नहीं दे रहा है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? अटैचमेंट किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेंशन किया जा सकता है अपोजिट पार्टी को, उसके बैंक अकाउंट को अटैच किया जा सकता है। ये बहुत यूनिक सी बात है। उसके बैंक अकाउंट को अटैच कर लिया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा उसकी सैलरी, गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ, अगर बैंक एम्प्लॉय हुआ तो उसकी सैलरी अटैच की जा सकती है कि सैलरी अटैच करके रेंट जो है वो पे करवा लो। अपॉइंट किया जा सकता है कमिश्नर एग्जीक्यूशन कराने के लिए, जो भी ऑर्डर होंगे उनका एग्जीक्यूट कराने के लिए कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा। एविक्शन एंड डिलीवरी पोजीशन टू द एप्लीकेंट, एविक्शन करा के और फिर घर जो है वो एप्लीकेंट के नाम पे वापस एप्लीकेशन को उसकी पोजीशन दे दी, घर की ताला मारा, चाबी ली, वो दे दी जाके एप्लीकेंट को। तो ये सारे काम जो होते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ये कराए जा सकते हैं सेक्शन 11 के अंतर्गत। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और लोकल बॉडीज भी असिस्ट कर सकती हैं इन सब कामों के लिए। इफ टेनेंट डज नॉट वेकेट विद इन 3 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टेनेंट वेकेट नहीं करता है 3 मंथ्स में ऑफ द पोजेशन ऑर्डर, मीसने प्रॉफिट शैल बी पेबल। मीसने प्रॉफिट की बात हम लोग कहाँ करते हैं? सीपीसी में सेक्शन 212 बात करता है मीसने प्रॉफिट। मीसने प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि जो ओनर है वो किसी और के अपने प्रॉपर्टी के कब्जा होने की वजह से वो प्रॉफिट जो वो रिकवर कर सकता था वो प्रॉफिट उसे नहीं मिला, तो वो प्रॉफिट जो होता है वो मिसने प्रॉफिट होता है। सपोज एक्स की प्रॉपर्टी थी, वाई ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, अब उससे रेंट आता था, ये प्रॉफिट्स जो थे उसकी प्रॉपर्टी के जो उसे मिल सकते थे वो मिले नहीं, तो ये सब जो
बेनिफिट्स वो उठा सकता था, जो कि अब वाई उठा रहा है। ये सारा मिसने प्रॉफिट होगा और ये एक्स को दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात किया गया, इफ अ टेनेंट डज नॉट वेकेट विद इन 3 months ऑफ द पोजेशन ऑर्डर, मिसने प्रॉफिट शैल बी पेएबल। मिसने प्रॉफिट जो होगा वो पेएबल होगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में वो होगा 2x और 3x होगा कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के केस में। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट करी जाएंगी 45 डेज में नोटिस सर्व होने से, प्लस इसके अंदर जो प्रोसेस चलेगा वो समरी प्रोसीजर का प्रोसेस चलेगा। अपील और चैलेंजेस ऑफ एन ऑर्डर डज नॉट एग्जेम्प्ट द टेनेंट फ्रॉम पेइंग मिसने प्रॉफिट। अपील कर दी, चैलेंज कर दिया ऑर्डर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिसने प्रॉफिट जो देना है वो देना ही पड़ेगा, अनलेस की अपील में या किसी और जगह पे आपने चैलेंज किया है उसको स्टे कराओ। फर्दर अब नेक्स्ट सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, सेक्शन नंबर 12। ये बात करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। लैंडलॉर्ड के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर साल लगभग लगभग प्री में पूछा गया है आपसे। शेड्यूल 1 में किसके राइट दिए गए हैं, टेनेंट के राइट। शेड्यूल 2 में किसका राइट दिया गया है, लैंडलॉर्ड का राइट। शेड्यूल 3 में किसका राइट दिया गया हुआ है, लैंडलॉर्ड ऑब्लिगेशन। शेड्यूल 4 में क्या है, टेनेंट ऑब्लिगेशन। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ये सेक्शन 12 में या तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 12 में। ब्रेक डाउन करके पूछेगा तो शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है ये पूछ लेगा। तो शेड्यूल 1 में क्या है, टेनेंट राइट। शेड्यूल 2 में लैंडलॉर्ड राइट। शेड्यूल 3 में लैंडलॉर्ड ऑब्लिगेशन। और शेड्यूल 4 में टेनेंट ऑब्लिगेशन। शेड्यूल के अंदर से आज तक कभी सवाल नहीं आया है एक बार को छोड़ के, लेकिन उस कौन सा शेड्यूल किस बारे में बात करता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इस एक्ट में सबसे सिंपल दी हुई हैं, हर चीज में 5,000 का फाइन, 3 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट। लैंडलॉर्ड ने वॉयलेट किया टेनेंट के राइट, 5,000 फाइन, 3 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। टेनेंट ने वॉयलेट किया लैंडलॉर्ड के राइट, 5,000 फाइन, 3 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट। लैंडलॉर्ड फेलिंग ऑब्लिगेशन, तब भी 5,000 का फाइन, 3 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट। टेनेंट फेलिंग ऑब्लिगेशन, टेनेंट ने अपने ऑब्लिगेशन नहीं पूरे किए तो क्या हो गया, 5,000 और 3 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट कोई भी दिया जा सकता है। सेक्शन 13 क्या बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 13 बात करता है अपील की। अपील कहाँ करी जा सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपील जो है वो करी जा सकती है बिफोर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। जो रेंट कंट्रोलर के अगेंस्ट में जो अपील की जा सकती है वो बिफोर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। इसका जो सब क्लॉज 2 है 13 का, ये रिपील किया जा चुका है। कब किया गया था, ये रिपील किया गया था 2021 में। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको रिपील किया है। किस केस में, एच.एस. यादव वर्सेस शकुंतला देवी का केस था, जिसके अंतर्गत इस क्लॉज को हटा दिया गया था। फर्दर सेक्शन 13A, सेक्शन 13A जो है ये बात करता है पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक रूल्स मतलब ये जो सेक्शन है ये हमारा ऐड हुआ था एक्ट नंबर 3 ऑफ 2015। एक्ट नंबर 3 ऑफ 2015 से इसको ऐड किया गया था, पावर टू मेक रूल्स। इसमें सिर्फ इतना बताया गया स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। रूल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर फॉर 30 days एंड मे बी मॉडिफाइड और एनल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं प्री के बेसिस से। सेक्शन 14 और ये हमारा लास्ट सेक्शन है, ये बात करता है रिपील एंड सेविंग की, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, उसको ये रिपील करता है। बस ये तो हमारे सारे सेक्शंस हो गए छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के। इसके अलावा हमारे पास 4 शेड्यूल हैं, हमको ऊपर ऊपर देखना है कि वो क्या बात करते हैं। जो टेनेंट के राइट थे कहाँ थे, 12(1) में। टेनेंट का क्या क्या राइट होंगे, बहुत बेसिक से राइट हैं, आप लोग बस एक बार ऊपर ऊपर देख लीजिए, बेसिक से हैं, आप कैसे भी देखोगे समझ में आ जाएगा, दिमाग में होना चाहिए। क्यों कोई ऐसा पॉइंट छोड़ो कि प्री में क्वेश्चन देख के लगे कि यार ये पढ़ लेना चाहिए था। तो छोटा सा एक्ट है, सारी चीज़ें ही देख लो। टेनेंट्स राइट कौन कौन से हैं, राइट टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की कॉपी टेनेंट को मिलनी चाहिए। पेमेंट की रिसीप्ट, जो वो पेमेंट दे रहा है टेनेंसी के लिए, वो पेमेंट, रेंट की रिसीप्ट। गुड कंडीशन, घर जर्जर हालत में ना हो, कम से कम रहने लायक कंडीशन में हो। ये ड्यूटी किसकी है, यहाँ जो राइट्स हैं वो ड्यूटी होंगी किसकी, लैंडलॉर्ड की। क्वाइट पोजेशन, अब पता चला मैंने कोई जगह किराए पे ली,
अब वहाँ पे रोज म्यूजिक ही बज रहा है, इतना तेज डीजे बज रहा है, तो ये सब तो फिर मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो टेनेंट का राइट क्या है? क्वाइट पोजीशन का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्टरबेंस इफ रेंट इज पेड एंड यूज्ड एज एग्रीड। जैसे एग्री किया था वैसे रह भी रहे हैं, सब कुछ है, फिर सुकून नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए राइट टू क्वाइट पोजीशन इसका राइट होता है। विडोज राइट क्या होते हैं? अपॉन टेनेंट डेथ इनकैपेसिटी वाइफ ऑटोमेटिकली जो है टेनेंसी उसके नाम पे शिफ्ट हो जाएगी। हम लोगों ने बात भी किया था 214 में कि टेनेंट में कौन, अगर जो टेनेंट है वो उसकी डेथ हो जाती है रेसिडेंशियल केसेस में और कॉमर्शियल केसेस में, तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो टेनेंट हो जाता है। फिर राइट टू फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज, पानी की, बिजली की, ये सब सुविधा फंक्शनल हो और ये सब उसे मिलनी चाहिए। एनुअल अपकीप, लैंडलॉर्ड टू मेंटेन प्रॉपर्टी और रिम्बर्स टेनेंट, मैक्सिमम 1 month रेंट आफ्टर 11 month। प्रोटेक्शन फॉर एसेंशियल सर्विसेज कट ऑफ, लैंडलॉर्ड एसेंशियल सर्विसेज नहीं कट ऑफ कर सकता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बेसिक कम्युनिटीज होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए टेनेंसी की। जो हमारा शेड्यूल 2 है वो क्या बात करता है? सेक्शन 12(2) में हम लोगों ने बात कही थी लैंडलॉर्ड राइट की, ये भी बहुत बेसिक है। सिक्योरिटी होनी चाहिए ओनरशिप की, टेनेंट लॉन्ग स्टेज डज नॉट अफेक्ट लैंडलॉर्ड ओनरशिप। अब ये नहीं है कि टेनेंट रह गया 12 साल तक फिर कोई कहने आ जाए कि अरे ये तो मेरा ही है, 12 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो उससे टेनेंट के लॉन्ग स्टेज से ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, ओनरशिप के राइट को टेनेंसी ओवरराइड नहीं करती। राइट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट मैक्सिमम 3 मंथ तक का रेंट एज अ सिक्योरिटी लैंडलॉर्ड ले सकता है। टाइमली रेंट उसको मिलना चाहिए, ये उसका राइट है। एनुअल रेंट इंक्रीमेंट, अगर 2000 या 2000 के बराबर रेंट था तब तो मैक्सिमम 5% बढ़ाना है। अगर रेंट 2000 से कम है तो कितना बढ़ाएगा? मैक्सिमम 10% बढ़ाएगा। जो यूटिलिटी कॉस्ट एडजस्टमेंट है, कैन डिमांड एक्स्ट्रा पेमेंट, अगर यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती है तो एक्स्ट्रा पेमेंट वो मांग सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट प्रॉपर्टी, उसका राइट है अपनी प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट कर सकता है, पर ये नहीं कि रात के 12 बजे घंटी बजा के खड़े हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करनी है। पहले आप प्रायर नोटिस देंगे, फिर टेनेंट के यहाँ जाएंगे, दिन के समय में जब मेल पर्सन प्रेजेंट होगा तब जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की उसकी कंडीशन क्या है, ठीक ठाक है सब कुछ, कि पता चला सब अंदर बैचलर्स को दे दिया, अंदर सब धुआं धुआं है। राइट टू मॉडिफाई प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी मॉडिफाई करने का हमेशा उसके पास राइट होता है। राइट टू एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेन करेगा, बेसिक से राइट है। रेंट को रिवाइज कर सकता है, अप्लाई कर सकता है रेंट कंट्रोलर के पास, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रिवीजन के लिए बोल सकता है। अगर कोई भी डैमेज होता है, पता चले दीवार में कील ठोक ठोक के गड्ढा ही बना दिया, तो इन सब जो डैमेजेस हैं ये सब के लिए, या पाइप पानी का तोड़ दिया, पंखे जो लगे थे वो डैमेज कर दिए, तो इन सब के लिए कंपनसेशन लैंडलॉर्ड ले सकता है। राइट टू इविक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे यहाँ एक बार क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ में, तो ये पॉइंट्स जितने भी हैं ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से राइट हैं इविक्शन के। अगर वो हैबिचुअल रेंट डिफॉल्टर है 2-4 के अनुसार, कॉजेज डैमेज, डैमेज ये बेसिक से राइट है, एक बार बस इसको गो थ्रू करिए आपको समझ में आ जाएगा। कॉजेज डैमेज टू द प्रॉपर्टी, मिसयूज करता है प्रॉपर्टी का, सोशल न्यूसेंस हो जाता है, कोई ऑफेंस कर देता है आईपीसी के अंदर, मेजर रेनोवेशंस चाहिए, अगर उसको का प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी चीज़ करवानी है कि टेनेंट के वहाँ रहते रहते नहीं करवाया जा सकता, तो फिर इविक्शन का राइट है उसके पास। रिक्वायर इट फॉर ओन फैमिली यूज़, अपने लिए या फैमिली के यूज़ के लिए चाहिए तो 3 मंथ का नोटिस, अगर बस उसको प्रॉपर्टी खाली करवानी है तो 6 मंथ का नोटिस, और उसको वो साल भर के अंदर, पता चला उसने प्रॉपर्टी खाली तो करवा ली, फिर साल भर के अंदर उसको हायर रेंट के ऊपर नहीं रख सकता। अगर ये पाया गया कि उसने 12 महीने के अंदर उसको हायर रेट पर रखा गया तो वो टेनेंसी कैंसिल होकर पुराने वाले टेनेंट को कर दिया जा सकता है। स्पेशल कैटेगरीज, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का घर वर है, उनको चाहिए, डिसेबल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, तो 1 मंथ का नोटिस देके वो लोग उसे खाली करवा सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इन ओरिजिनल कंडीशन, जो प्रॉपर्टी है मस्ट बी रिटर्न, जो रिटर्न करी जाएगी वो गुड कंडीशन में होगी, जैसी थी वैसा ही उसे वापस किया जाएगा।
नॉर्मल वेयर एंड टियर अलाउ है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखो दीवार पे लिखने का ही बड़ा शौक होता है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं, बट ये नहीं कि पता चले दिवाली टूटी मिले। शेड्यूल 3 क्या बात करता है? शेड्यूल 3 बात करता है लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन की, जो कि कहाँ दिया हुआ है? 12(3) में। एग्जीक्यूट एंड नोटराइज एग्रीमेंट, बहुत बेसिक सी चीज़ है। रिपोर्ट टेनेंट टू पुलिस, उसके यहाँ कौन टेनेंट रहने आया है उसकी डिटेल्स लेके जो पुलिस से वेरिफिकेशन किया जाता है, उसकी बात किया जा रहा है विद इन 7 days। प्रोवाइड पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा, क्वाइट एंजॉयमेंट देगा, मेंटेन प्रॉपर्टी, मैनेज गार्बेज डिस्पोजल, सब बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। हैंडल मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, प्रोवाइड सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर, नेवर कट एसेंशियल, रिस्पेक्ट टेनेंट प्राइवेसी, एनुअल अपकीप, नो फोर्स्ड एविक्शन मेथड, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करेगा जब टेनेंट छोड़ के जाएगा। इन सारे पॉइंट्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा समझना हो, एक बेसिक सी आपको एक नज़र देखना है कि ये चीज़ें होती हैं, बस नथिंग एल्स। तो सेक्शन शेड्यूल 4 में क्या बात करी गई है? टेनेंट ऑब्लिगेशन, जो कि 12(4) में दिया हुआ है। एक्नॉलेजमेंट, लैंडलॉर्ड ओनरशिप, लैंडलॉर्ड ही ओनरशिप है, इसको एक्नॉलेज करना। एस्टॉपल का हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो सेक्शन 115 एस्टॉपल इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया था, उसके अनुसार टेनेंट जो है वो कॉन्टिन्यूशन में, टेनेंसी के कॉन्टिन्यूशन में ये चीज़ नहीं बोल सकता 116 के अकॉर्डिंग कि लैंडलॉर्ड जो है उसका टाइटल डिफेक्टेड है। तो एक्नॉलेज करेगा लैंडलॉर्ड ओनरशिप, रिस्पेक्ट लैंडलॉर्ड राइट, यूज प्रॉपर्टी एज एग्रीड, नो सबलेटिंग, हमने तुमको रेंट पे रखा, तुमने दूसरे को रेंट पे रख दिया, उससे किराया ले रहे हो, ये अलाउ नहीं है बिना परमिशन के। मेंटेन प्रॉपर्टी एंड फिक्सचर, जो प्रॉपर्टी है उसको और जो उससे अटैच चीज़ें उनको मेंटेन करोगे। हैंडल माइनर रिपेयर, जो माइनर रिपेयर हुए हैं दौड़ते हुए लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड करते हुए नहीं आओगे, अपने आप माइनर कर लोगे, माइनर रिपेयर्स अपने आप हैंडल कर लोगे, ये टेनेंट के ऑब्लिगेशंस हैं। प्रेमाइस को साफ सुथरा रखना, डिस्पोज करना गार्बेज को, रेंट टाइम पे देना, कंपनसेट करना डैमेजेस के लिए। सोशल न्यूसेंस, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं सोशल न्यूसेंस के डेफिनेशन के टाइम पे, कि ड्रंकन ब्रॉल्स, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोस्टिट्यूशन, लेट नाइट नॉइजी गैदरिंग, स्पिटिंग इन कॉमन एरियाज, स्टोरिंग हैजार्डस ऑफेंसिव स्मेलिंग मटेरियल, लिटरिंग, इम्प्रॉपर वेस्ट मटेरियल, ओपन डिफेक्शन। तो ये सारे क्या हैं? सोशल न्यूसेंस में आते हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा कौन? टेनेंट। सो ये हमारा लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट में बता सकते हैं। फर्दर आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, कौन सा एक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, उसकी भी डिमांड आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इवन वो भी प्रैक्टिस करी जाएगी, और जो माइनर एक्ट्स हैं इवन जो मेजर एक्ट्स हैं, कोशिश करके वो भी सब जल्दी से जल्दी कवर किए जाएंगे। चैनल से सब्सक्राइब रहिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स हों वो जल्दी से जल्दी तुरंत मिलें। थैंक यू।